अकाउंटेबल है। कल ही की तो बात है, इतना तारीफ हमने की आपको, फिर आज बुराई करने का मौका मिल रहा है। तो ये तो दुविधापूर्ण बात है कि सर कल आपने 1919 के अधिनियम का इतना बखान किया कि भारतीयों को ये मिल गया, ये मिल गया, और आज फिर उसकी बुराई करने पर आ गए हैं। तो इसका जवाब यह है कि हर चीज के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहिए कि हिस्ट्री अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, एक पक्षीय नहीं है, इसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। तो कल के क्लास में हमने 1919 के काउंसिल एक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखा, सकारात्मक पहलू को देखा। आज हम लोग इसके नकारात्मकता की ओर देखेंगे कि आखिर इसमें कमियां क्या थी। तो सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो वायदा किया गया था, जो प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट देंगे, उत्तरदायी शासन देंगे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि अधिराजत्व देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो ये डोमिनियन स्टेटस तो इसमें मिला नहीं। जिस प्रकार से प्रांतों में भारतीयों को शासन में भागीदारी दी गई वो अधूरी थी, क्योंकि द्वैध शासन, डायरार्की के माध्यम से हमें शासन में भागीदारी दी गई, जिसमें कुछ विषय पर तो पूरा पूरा गवर्नर का अधिकार था, और जो विषय दिए भी गए वो भी गवर्नर के हस्तक्षेप से अछूता नहीं रहा। जब जब गवर्नर चाहे तो उस पे हस्तक्षेप, इंटरफेयर कर सकता था। और सबसे बड़ी बात कि जो गवर्नर को वीटो का अधिकार मिल गया था, तो पूरा का पूरा एक ऐसा महाशक्ति था, एक ग्रेट पावर मिला हुआ था कि अंत में वो कोई भी अधिनियम या कोई भी रचनात्मक काम, कंस्ट्रक्टिव वर्क भारतीयों के द्वारा जो किया गया तो उसको रद्द कर दिया गया। तो इस तरीके से 1919 का अधिनियम दिखाने के लिए देता हुआ दिख पड़ता है, वास्तव में भारतीयों को कुछ नहीं मिला। इसीलिए एनी बेसेंट ने इस 1919 के अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए कहा था, कमेंट करते हुए कहा था कि ऐसा अधिनियम ब्रिटेन को देने लायक नहीं था और ऐसा अधिनियम भारत को लेने लायक नहीं था। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रिटेन ने जो वायदा किया था, जो प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के अनुरूप ये अधिनियम नहीं था, इसलिए उसके लिए देने लायक नहीं था। जैसे आपके पापा आपको प्रॉमिस कर दें कि हम किलर का जींस खरीद के दे रहे हैं और फुटपाथ वाला जींस ला करके दे दें, तो ये उनके प्रॉमिस के अनुरूप होगा? बोलिए आप ही, नहीं ना। तो इसी ढंग से वायदा क्या किया गया था कि अधिराजत्व, डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो क्या डोमिनियन स्टेटस पूरी तरीके से मिला? कहा गया था कि हम भी रहेंगे और आपको उस शासन में शामिल करके अपने अधिकार आपको दे देंगे, हम खाली अब्बा बन करके रहेंगे, गार्जियन बन करके रहेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं साहब। और भारतीयों का एम्बिशन, आकांक्षा बहुत ऊंचा था। आपने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, पैसे से, आदमी से, सारी चीजों से। किस उम्मीद पर? कि युद्धोपरांत, आफ्टर द वॉर, हमें डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। तो भारतीयों की ये आकांक्षा थी, तो उसकी आकांक्षा के अनुरूप नहीं मिल रहा था, तो इनके लेने लायक नहीं था। इसलिए बिल्कुल सटीक कमेंट एनी बेसेंट का 1919 के एक्ट के परिवेश में था। एनी बेसेंट का यह कमेंट अपने कॉपी में लिखिए, क्योंकि यूपीएससी में आपको 10 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें ऐसा ऐसा जो कोटेशंस है, वो ऐसा ऐसा कोटेशंस आपको दे देगा और बोलेगा कि एक्सप्लेन इट। 1919 का अधिनियम अंग्रेजों के देने लायक नहीं था और भारतीयों के लेने लायक नहीं था। टिप्पणी करें, सिंपल सी बात है। 1919 का अधिनियम
अंग्रेजों के देने लायक नहीं था और भारतीयों के लेने लायक नहीं था, टिप्पणी करे। क्लियर हो गया? हो तो गया भाई। अच्छा, बात उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो 1920 टू 1922 का असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 टू 1922। इस आंदोलन के बारे में आप जानते हैं कि ये भारत का कहा जाए प्रथम व्यापक रूप से जन आंदोलन था। इसके पहले भी जन आंदोलन का रूप भारत ने देखा था, और वो कब? तो 1905 के स्वदेशी आंदोलन के रूप में, बंगाल विभाजन के विरोध में जो हुआ था। लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी, इसलिए उसको प्रथम व्यापक जन आंदोलन नहीं कहा जा सकता है। प्रथम व्यापक जन आंदोलन कोई भारत का था तो वो असहयोग आंदोलन था, और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि 1935 के अधिनियम के लिए उत्तरदायी कारक है। कैसे? कि 3 ऐसी घटनाएं घटी जिन घटनाओं ने सहयोगी गांधी को असहयोगी कर दिया। 1915 के 9 जनवरी को जब महात्मा गांधी बंबई में हिंदुस्तान नामक जहाज से उतरे और जैसे ही कदम रखा तो पहला सेंटेंस उन्होंने कहा कि अंग्रेज अच्छी जाति है और हमें उसका सहयोग करना चाहिए। और दूसरा कदम जो उन्होंने उठाया कि गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, और गोखले ने को अपना राजनीतिक गुरु माना और संपूर्ण भारत की यात्रा की। और 14 से ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अब देखिए गांधी जी का ये वक्तव्य क्यों, एक प्रश्न उठता है। तो गांधी जी 20 वर्षों तक साउथ अफ्रीका में वहां रह रहे भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी, और वहां जो लड़ाई लड़ी थी वो अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ी थी, और वहां उनको पूर्ण सफलता मिला था। तो इसलिए उनका विश्वास था कि ब्रिटिश अच्छी जाति है, अगर अपनी समस्याओं को सही ढंग से उनके सामने व्यक्त किया जाए या कानूनी लड़ाई लड़ी जाए तो वो मांगों को मान लेते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं। अभी जो युद्ध चल रहा है ये ब्रिटेन लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, मानवाधिकार के लिए लड़ रहा है। जर्मनी में और जिस प्रकार से सोच उभर करके सामने आई है विश्व के लिए अच्छी नहीं है। बिस्मार्क ने जो प्रसार या साम्राज्यवाद की नीति अपनाई थी जर्मनी के लिए, वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है। इसलिए उससे विश्व को बचाने के लिए ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। इसलिए गांधी सहयोगी बन गए थे किसके? ब्रिटेन के। और उनको इसका लाभ भी मिला कि 16 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, 17 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, फिर खेड़ा सत्याग्रह किया गुजरात में, और फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 18 में चलाया। ये 3 आंदोलनों में एक आंदोलन का तो पक्ष भारतीय था, यानी मिल मालिक भारतीय थे, लेकिन बाकी जो खेड़ा आंदोलन था और चंपारण सत्याग्रह था, एक मजदूर आंदोलन था और एक दोनों किसान आंदोलन था, और दोनों में गांधी जी को सफलता मिली, अंग्रेजों ने सहयोग दिया। इसलिए गांधी का जो आरंभिक विचार था वो गलत भी नहीं था। लेकिन इसके बाद 19 में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिसने सहयोगी गांधी को असहयोगी बना दिया। 3 में पहली घटना थी रॉलेट एक्ट, पढ़ चुके हैं आप। दूसरी घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, पढ़ चुके हैं आप। और तीसरी घटना थी खिलाफत का मुद्दा।
ये हिस्ट्री का क्लास नहीं, इसलिए इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सिर्फ ये जानिए कि इन 3 घटनाओं ने, यानी रॉलेट एक्ट ने, असहयोग आंदोलन ने और खिलाफत के मुद्दे ने सहयोगी गांधी को असहयोगी बना दिया और कहा कि इस प्रकार की जालिम सरकार का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। और सरकार ने जो नाइटहुड की उपाधि दी थी या सर की उपाधि दी थी, नाइटहुड रविंद्रनाथ टैगोर, और तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने भी और गांधी ने भी अपनी सर की उपाधि वापस कर दी और फिर पूर्ण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो व्यापकता थी वहीं से अंग्रेज डरने लगे। और इस व्यापकता में सबसे बड़ी चीज ये थी कि अभी 1919 का अधिनियम पारित हो गया था, लागू नहीं हुआ था। 1919 का अधिनियम 1919 में पारित हुआ, ठीक है, लेकिन लागू हुआ 21 में, चुनाव हुए उसके आधार पर 23 में। तो अभी 1919 के अधिनियम के मुताबिक प्रत्यक्ष चुनाव का जो भारत में पहली बार प्रावधान किया गया था उसका इलेक्शन भी नहीं हो रहा था। और गांधी ने जो मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन चलाया उसमें यही तो शामिल था कि हम ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे, यानी हम इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। लागू होने से पहले ही 1919 के अधिनियम को गांधी ने नकार दिया। क्लियर? तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन आगे बनने वाले अधिनियम के लिए परिवेश पैदा कर रहा है कि नहीं। अगर गांधी स्वीकार कर लेते 1919 के एक्ट को, उसके तहत होने वाले निर्वाचन में भाग ले लेती कांग्रेस, तो फिर परिवेश नहीं बनता। लेकिन यहां हो क्या रहा था कि अभी लागू नहीं हुआ है अधिनियम, प्रावधानों को ही देख करके कांग्रेस ये कह रही है कि हम इस अधिनियम के साथ नॉन कोऑपरेशन करेंगे, असहयोग करेंगे। अब जरूरी हो गया कि इससे अच्छा अधिनियम लाया जाए। तो हम कह सकते हैं कि 1920-22 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन ने 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम का परिवेश या सरकमस्टांसेस तैयार किया। और अंग्रेज शुरू से ही ये जान गए कि इससे बड़ी सुविधा हम लोग को भारतीयों को देनी पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साहब, तीसरी घटना जो थी वो साइमन कमीशन। ठीक है ना? साइमन कमीशन के बारे में आप कुछ जानते हैं या बताएं? अगर कुछ जानते हैं तो सिर्फ एक लाइन बोल करके आगे निकल जाएंगे। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा पॉलिटी के हिसाब से बताना पड़ेगा, राजव्यवस्था के हिसाब से बताना पड़ेगा। कोई भी क्लास में ऐसा साइमन कमीशन के बारे में कुछ जानता हो तो बताएं। आपको लगता है पता है? नहीं, आपको तो पता होगा। है? देखिए, हम कह रहे थे ना कि पता है। जिसको आप सोच रहे हैं कुछ नहीं आता है, वही उसी ने जवाब दिया। चलिए, समय बर्बाद किए बिना विषय पे आते हैं। 1919 का जो अधिनियम बना था, उस अधिनियम के धारा 81 में 81 में एक बात का प्रोविजन था कि जो ये अधिनियम बन रहा है तो 10 वर्षों के पश्चात इस अधिनियम का, यानी 1919 के अधिनियम का रिव्यू किया जाएगा कि कितना ये सफल हुआ है, भारतीयों के कितने एम्बिशन को, कितने आकांक्षाओं को पूरा किया। 1919 के अधिनियम के धारा 81 में इस बात का प्रोविजन था कि 10 वर्षों के बाद, कितने वर्षों बाद?
एक आयोग बना करके इस अधिनियम की सफलता या असफलता का मूल्यांकन यानी रिव्यू किया जाएगा। यदि पास होने की अवधि को देखें तो 10 वर्ष पूरा हो रहा था 1929 में, और अगर लागू होने की अवधि देखें तो 10 वर्ष पूरा हो रहा था 1931 में। लेकिन लंदन की या ब्रिटेन की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति ने धारा 81 के तहत आयोग का गठन समय से पूर्व ही कर दिया गया। और वो परिस्थिति क्या थी कि अभी जिस समय घोषणा होगी साइमन कमीशन की यानी 1927 में, तो उस समय ब्रिटेन में 2 दल होते थे, अभी भी 2 दल है। दल तो बहुत सा है लेकिन मुख्य रूप से सत्ता लेन देन 2 ही दलों के बीच होता है, आप ऐसे समझिए। घोषित रूप से द्विदलीय पद्धति नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वहां द्विदलीय पद्धति है। ये सेंटेंस समझ गए ना आप? एक को बोलते हैं अनुदारवादी दल, कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरे को बोलते हैं उदारवादी या लेबर या लिबरल पार्टी। तो 1927 में जो गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव थी, अनुदारवादी थी, और उसका विचार था कि हम भारतीयों को कोई सुविधा देंगे ही नहीं, चाहे जितना आंदोलन कर ले। और इसके ठीक विपरीत जो उदारवादी दल थी, लेबर पार्टी थी या लिबरल पार्टी थी, उसका विचार था कि नहीं, भारतीयों को सुविधाएं दी जानी चाहिए। और जो ब्रिटेन का माहौल था 27 के बाद जो बन रहा था, उसमें ऐसा था कि आने वाले इलेक्शन में लिबरल पार्टी जीत जाएगी। तो अगर जीत गई और उसके शासनकाल में साइमन कमीशन नियुक्त हुआ, तो भारतीय जो डिमांड कर रहे हैं वो सब मान लेगा वो। तो इस वजह से समय से पूर्व ही प्रावधानित आयोग, प्रोपोज्ड कमीशन का गठन 9 नवंबर 1927 ईस्वी को कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। और उसमें सर जॉन साइमन, जो वहां के एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, कहां के? इंग्लैंड के, उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय 7 मेंबर आयोग का गठन कर दिया गया। और उस समय के जो भारत सचिव थे, उन्होंने भारतीयों को एक चैलेंज दिया था। उस समय के भारत सचिव का नाम बर्केनहेड था। बर्केनहेड ने कहा कि साइमन कमीशन में 7 मेंबर में से एक भी भारतीयों को शामिल इसलिए नहीं किया गया कि भारत के लोग कानून बनाने के लायक है ही नहीं, इनके अंदर इतना विभेद, इतना मतभेद है आपस में, इतना अंतर विरोध है आपस में, कि ये कोई ऐसा दस्तावेज बना ही नहीं सकते हैं जो भारत के सभी लोगों को मान्य हो, एक्सेप्टेबल हो। इसलिए हमने 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया। हालांकि उस समय लॉर्ड सभा में 2 भारतीय, मिस्टर सफलात बाल और लॉर्ड सिन्हा मेंबर थे। ब्रिटिश शासन ये नहीं कह सकती थी कि भाई ये गवर्नमेंट का कमीशन है और गवर्नमेंट में कोई इंडियन नहीं है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। 2 मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इसका मेंबर नहीं बनाया गया। तो इस तरीके से साइमन आयोग में जो भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, तो इसके खिलाफ भारत में शुरुआत लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया सबसे पहले। उसके बाद कांग्रेस ने किया, उसके बाद हिंदू महासभा ने किया,
मुस्लिम लीग दो गुटों में बटी हुई थी। उसका शफी गुट इस बहिष्कार में शामिल हुआ, यानी साइमन कमीशन बहिष्कार। और 5 जगहों पे साइमन कमीशन गया, बंबई, पुणे, विजयवाड़ा, लखनऊ और कलकत्ता। इन 5 जगहों पे उसका घोर विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए, काले झंडे दिखाए गए और विचित्र विचित्र तरीके का जो है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हिस्ट्री का विषय। तो साइमन कमीशन के विरोध में जो भारतीयों ने इसका विरोध किया, उसने भी ये जता दिया कि अब जो पूर्व का अधिनियम है उससे भारत के लोग संतुष्ट नहीं। क्लियर? ये हिस्ट्री का क्लास नहीं है जो हम ही पढ़ाएंगे आपको। ये पॉलिटी का है। आपको सिर्फ ये इतना डीपली बता दे रहे हैं कि आपको 1-2 सेंटेंस लिखना है। नहीं, वो क्यों लिखिएगा इस क्लास में? इस साहब ने कहा कि नहीं, थोड़ा अंदर घुस के पढ़ा दीजिए, तो पढ़ा दे रहे हैं। हिस्ट्री का जब मौका आएगा तो पढ़ाएंगे उसमें। आपका जो लास्ट वाला सेंटेंस है कि भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, उसके खिलाफ जो आंदोलन चला, तो उस आंदोलन ने परिवेश तैयार किया कि भारत के लोग 1919 के दिन से खुश नहीं है। बस इतना ही तो लिखना है इसमें। अब आप इतना समझने के लिए जरूरी था कि साइमन कमीशन को पूरे दिमाग में आपका हो, तो इसके लिए हम बता दिए आपको। आप उस पर फोकस मत कीजिए, आप फोकस कीजिए कि साइमन कमीशन से असंतोष कैसे पनपा प्रशासनिक रूप से, किस प्रशासनिक कमी का एहसास भारतीयों को हुआ जिसने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर किया कि भारत के लोग 1919 के अधिनियम से संतुष्ट नहीं है। बात समझ में आई? किसी भी एक्सप्लेनेशंस को हम जितना बताते हैं उतना डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है। हर का 2-2, 3-3 लाइन एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, जिससे यह साबित हो को 35 के अधिनियम का परिवेश को तैयार किया। लिखने का तरीका सीखिए, तब आपका जो स्क्रिप्ट बनेगा किसी भी आंसर का तो बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। चौथा है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो बर्कनहेड ने जो चुनौती दी थी कि भारत के लोग योग्य नहीं है कि वो कोई संविधान बना सके जिसको सभी लोग स्वीकार कर ले। क्लियर? तो कांग्रेस ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और मोतीलाल नेहरू, नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू नहीं, ठीक है, बल्कि उनके अब्बा मोतीलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में अंग्रेजों को जवाब देने के लिए एक आयोग बनाया गया और उसमें 8 मेंबर शामिल किए गए। और इसने जो रिपोर्ट 1929 में दी, इसने स्पष्ट रूप से इस बात की मांग की कि भारत का स्थिति अधिराजत्व का हो। अभी टोटल इंडिपेंडेंस नेहरू रिपोर्ट में नहीं थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन अभी नहीं हो रहा है, एक बात ध्यान रहे। इसी रिपोर्ट के या मई या जून में रिपोर्ट पर प्रस्तुत किया और जब इसको नहीं माना गया तो फिर जो है वो कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में टोटल इंडिपेंडेंस का संकल्प लाहौर में रावी नदी के तट पर पारित कर दिया। नेहरू रिपोर्ट का जो रिजल्ट था वो ये कि हमें अब अधिराजत्व चाहिए, इससे नीचे हम नहीं मिलेंगे। बाकी और भी छोटे छोटे डिमांड्स थे, जैसे बर्मा को भारत से अलग कीजिए, सिंध को एक अलग राज्य का दर्जा दीजिए, जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच उसमें समवर्ती सूची जो है राज्यों को दिया जाए। ठीक है, गवर्नर जनरल उसमें ये करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया जाए जो अंतिम
अपीलीय न्यायालय हो, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी को का पूरी तरीके से भारतीयकरण किया जाए। तो भारतीय मतलब जितना है मंत्रालय सबका सब भारतीयों को दे दिया जाए। तो इस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट ने वो परिस्थिति तैयार कर दी कि हम लोग 1919 के अधिनियम को नहीं मानते, उसमें जो भी प्रोविजन है उससे संतुष्ट नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा अधिकार हमको चाहिए। कुछ लोगों ने, जैसे आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि बाप ने ये प्रपोजल लाया, यानी मोतीलाल नेहरू ने, और बेटा ने इसका विरोध किया। पता है कि नहीं आपको? जवाहरलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट के विरोधी थे। और सिर्फ किस ग्राउंड पे? तो इसमें पूर्ण स्वराज की बात नहीं मानी गई। ये 27 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये 1927 के मद्रास अधिवेशन से ही मांग कर रहे थे कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस अपना लक्ष्य घोषित करे। गांधी ने कहा था कि रुक जाओ एक साल, उसके बाद नहीं अंग्रेज मानेंगे तो फिर हम लोग करेंगे। तो इनका था कि एक साल तो हो गया, 27 में हमने कही थी, 28 गुजर गया, आ गया 29। तो आप भैया घोषित करो नेहरू रिपोर्ट में। तो इस बुनियाद पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पिताजी के ही प्रपोजल के विरोधी थे। और दूसरे व्यक्ति जो विरोधी थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। इनको सब बातें कबूल थी नेहरू रिपोर्ट की, लेकिन ये चाहते थे कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए, जो रेसिडुअरी पावर है वो केंद्र के पास नहीं रहे। और मुसलमानों का 30% वो आरक्षण चाहते थे केंद्रीय सरकार में। तो इस तरीके से 3-4 मांग उनका था जिन्ना का, जिसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जिन्ना ने अलग से अपना 14 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया नेहरू रिपोर्ट के पैरेलल। तो ये सारी घटना इतना हौच पौच भारतीय राजनीति को कर रही थी, यह स्वतंत्रता आंदोलन कर रहा था कि अब 1990 का इंडियन काउंसिल एक्ट एक प्रकार से यूजलेस हो गया, निरर्थक हो गया। उसका कोई बेस नहीं रहा जिस तरह का डिमांड किया जा रहा था। बात समझ में आई? अब आगे आइए, जो घटना और अकाउंटेबल था, ये नेहरू रिपोर्ट में ही आपका वो क्या बोलते हैं 14 सूत्री डिमांड चला है, इसलिए उसको अलग से नहीं लिखते हैं। 5वां जो है इसका सरकमस्टांसेस, वो था गोलमेज सम्मेलन। गोल मेज सम्मेलन, इसको इंग्लिश से बोलेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हम आपसे पूछना चाहते हैं ब्लू टी शर्ट के, बुरा न मत मानिएगा, किसी का नाम हम जानते नहीं है तो इस तरह से बुलाना पड़ता है। और इतना इतिहास याद रखे रहते हैं कि कभी कभी अपना नाम भी भूल जाते हैं। तो फिर आपका नाम आपको मजाक लगता होगा, लेकिन ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारे क्षण आए हैं कि हम दूसरा से पूछा है कि मेरा नाम क्या है बताओ तो, और फॉर्म भरते वक्त तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए सब बात का। टीचर पढ़ा रहा है टॉपिकली, अच्छा बस इसको देखिए। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका नाम गोल मेज या राउंड टेबल क्यों रखा गया था? अगर कोई स्टूडेंट बता देगा तो पेन दे देंगे आपको। है? बोलिए साहब, बोलिए। ये जो सम्मेलन हुआ उसका नाम राउंड टेबल ही क्यों, गोल मेज ही क्यों? बोलिए, आप बोलिए। है ना मजेदार सवाल? पूरा
पूरा 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं राउंड टेबल। कोई ग्रेजुएशन तक पहुंच गया, कोई +2 पास किया गया। ये तो बड़ा शर्म की बात है कि हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं 6 से 12 तक, 12+3 तक। एक बार थोड़ी आपकी निगाह से गुजरा होगा राउंड टेबल। बोलिए, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आखिर इस कॉन्फ्रेंस को राउंड टेबल, ये गोल में सम्मेलन नामकरण क्यों हुआ? बोलिए। कब तक ये नामी में आपका सर हिलता रहेगा? नफी में कब तक सर हिलाइएगा? हाँ, कुछ बोलिए। सोचिए, एकदम 100% इन्होंने करेक्ट आंसर दिया। और अब हम बताते हैं कि इन्होंने करेक्ट आंसर इसलिए नहीं दिया कि इनको पहले से पता था, बल्कि अपनी मैच्योरिटी ऑफ माइंड का प्रयोग किया, अपने जहन को दौड़ाया कि शब्दों के आधार पे अर्थ कैसे निकाला जा सकता है। यही ना बात हुई थी, आपके दिमाग में ही ना बात गया था। बोलिए ना, हाँ या ना। पहले से तो नहीं पता था। जो राउंड है, गोल है, तो उस पर इन्होंने एक मंतिक लगाई कि गोल जगहों पे जब सभी लोग बैठते हैं तो समान डिस्टेंस पे रहते हैं और डिफरेंट तरह के लोग एक ही लोकेशन में चले आते हैं। ऐसे होता है तो क्या लंबा चेयर, तो बीच में एक अध्यक्ष होता है जो सबसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है, तो उसकी हायरार्की थोड़ी ऊंची हो जाती है और उसके निकट में दाएं बाएं में उससे कम महत्वपूर्ण आदमी बैठता है। फिर ऐसे ऐसे लास्ट में जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण आदमी बैठता है। ठीक है, तो ऐसा टेबल तो हमने देखा है। राउंड टेबल में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं, जितना है सब बराबर है। तो अपना दिमाग लगाया। तो हम कहने का मतलब यह है कि हर कुछ पढ़ नहीं लीजिएगा। बहुत सारी चीजें आपको अपने बौद्धिकता से भी पता करनी होगी। जैसे उन्होंने अपनी बौद्धिकता से पता करके बिल्कुल सही आंसर दिया। तो हम आपको अवसर इसीलिए देते हैं कि आपकी प्रतिभा भी उभरे, आपको भी एहसास हो कि आपके अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा, टैलेंट छुपा हुआ है। जरूरत है उसको इस्तेमाल करके बाहर लाने की। तो इसको हम दोहरा देते हैं कि राउंड टेबल कभी भी आए नाम, तो इसका अर्थ इसको कुछ इस ढंग से बोला जा सकता है। उन्होंने जो बोला है उसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं ताकि इसके अर्थ और स्पष्ट हो जाए कि किसी मुद्दे पे जितने पक्ष प्रभावित हैं, अगर सभी पक्षों को बुला करके उस मुद्दे पे विचार किया जाए तो ऐसे कॉन्फ्रेंस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं था कि सेंट जेम्स पैलेस में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहां बड़का जैसा गोल टेबल था, ऐसा नहीं था। वहां स्टेज था, सेंट जेम्स पैलेस जो महल था राजा का, वही राजा ने बुलाया था इस बैठक को और राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और बाकी लोग अकॉर्डिंग हायरार्की उसके सामने बैठे थे, माइक लगा था और लोग भाषण कर रहे थे। कोई गोल टेबल नहीं था। लेकिन इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए कहा गया कि ये कॉन्फ्रेंस भारतीय मुद्दों पर बुलाया गया था। इसलिए बुलाया गया था कि आप 1919 के अधिनियम के खिलाफ हैं तो ठीक है, हम मानते हैं, हम आपके लिए दूसरा अधिनियम बना देंगे, लेकिन पहले ये तो बताइए कि आप लोग इतने सारे वर्ग हैं, वो एक है नहीं, कैसा चाहिए आपको अधिनियम। तो भारत का संविधान कैसा हो, भारत किस नियम से चले, इसके लिए जितने पक्ष थे, जितने पक्ष का मतलब जैसे हिंदू थे, जैसे मुसलमान थे,
जैसे ईसाई थे, जैसे अनुसूचित जाति थे जिसको हरिजन गांधी जी ने कहा, जैसे यूरोपीय लोग थे, जैसे व्यापारी थे, जैसे महिला थी, जैसे छात्र थे। भारत के लोग इन वर्गों में बटे हुए थे, हर की अलग अलग आकांक्षा थी। आजादी सब चाह रहे थे, लेकिन आजादी जिस रूप में चाह रहे थे वो रूप सबके पास एक नहीं था। मजदूरों के लिए आजादी का अर्थ अलग था, अनुसूचित जाति के लिए आजादी का अर्थ अलग था, हिंदुओं के लिए आजादी का अर्थ अलग था, मुसलमानों के लिए आजादी का अर्थ अलग था, और इसी वजह से उनके उद्देश्य भी अलग अलग थे। तो इसमें सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए राउंड टेबल बुलाया गया था, और तीनों राउंड टेबल में 30, 29, 30 और 31 ना, ठीक है, 29, 30, 31 जो हुआ उसमें कांग्रेस सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी गए थे, और वहां अंबेडकर और गांधी के बीच जो नोकझोंक हुई, तो उससे पहला में तो कोई बात बनी ही नहीं थी कि चूंकि कांग्रेस ही नहीं शामिल हुई थी, और कांग्रेस शामिल होने का नहीं मतलब था कि फिर एक बहुत बड़ा पक्ष एब्सेंट है। तो दूसरे में कांग्रेस शामिल हुई तो लगा कि हाँ, ये सही में सभी पक्षों के लोग शामिल थे। अंबेडकर और गांधी में बहुत नोकझोंक हुई, और कोई हरिजन के मुद्दे पे, अल्पसंख्यक के मुद्दे पे कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब गांधी जी भारत लौट आए और उन्होंने कहा कि हम खाली हाथ लौटे हैं, लेकिन देश के इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। तीनों गोल में सम्मेलन असफल हो गया, लेकिन तीनों गोल में सम्मेलन असफलता के बावजूद भी एक सर्वमान्य तथ्य उभर करके सामने आया कि कोई भी पक्ष 1919 के अधिनियम को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। सभी उसके जगह पर और अधिक सुविधाजनक एक्ट लाने का पक्षधर है। तो इस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट ने इस डायमेंशंस में अगले अधिनियम का सरकमस्टांसेस या परिवेश को तैयार किया। बात समझ में आई? अब आइए, छठा है सांप्रदायिक निर्णय, यानी इसका इंग्लिश होगा कॉमनल अवार्ड। ठीक है, ये घटना 1932 का है। उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम रैमजे मैकडोनाल्ड था। क्या था? इसीलिए इसको मैकडोनाल्ड घोषणा भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज 1909 के अधिनियम से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लिया था, ये पहले बता चुके थे। इस समय डिवाइड एंड रूल का अंग्रेजों ने एक दूसरा रूप प्रस्तुत किया, और वो रूप क्या था कि हिंदुओं के बीच ही डिवीजन डाल दिया और अनुसूचित जाति को कहा कि ये हिंदुओं से अलग लोग हैं। बात समझ में आई? और इनके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रोविजन कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम्स का प्रोविजन कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब ये ऐसा क्षण था कि पूर्व से भारतीय समाज को बांटते बांटते अंग्रेजों ने अब हिंदुओं को ही बांट दिया। यहां पर बहुत बड़ी बात हमको बोलना चाहिए था, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि क्लास की अपनी मर्यादा होती है और हमको उसी तरीके से लेकर चलना चाहिए। इसमें सभी तरह के लोग बैठे होते हैं, इसलिए जो कॉमन, जो जनरल बात है वो होनी चाहिए, वही हम कर रहे हैं। लेकिन जो बात अगला सेंटेंस हम बोलने जा रहे हैं, उससे हम जो मैसेज देना चाहते थे वो आपको मिल जाएगा कि गांधी
वास्तव में अगर देखा जाए पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में सच्चे हिंदुत्व का अगर कोई प्रतिमान स्टैंडर्ड प्रस्तुत किया था तो वो कॉमनवेल्थ अवार्ड के सामने यही थे। कोई भी एक लीडर उठ करके नहीं आया जिसने रैमजे मैकडोनाल्ड के कॉमनवेल्थ अवार्ड का विरोध किया था। सिर्फ गांधी उभर करके सामने आए और हिंदुओं के बीच में जो विभाजन अंग्रेज डाल रहे थे उसको रोक दिया। तो हिंदुत्व को सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन में किसने बचाया? ये तो बाई वर्क प्रूफ हो रहा है। और इसके लिए कोई छोटा मोटा बलिदान नहीं दिया गांधी जी ने। उस समय गांधी जी आगा खां महल में कैद थे, वहां भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब भूख हड़ताल कैसा? इंडिफिनिट। और आज के नेताओं की तरह भूख हड़ताल नहीं करते थे वो कि चुपके से लाओ, पनियों पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, भूख हड़ताल पे है। और रात हो गई तो जूस भी पी लिए। खाली क्या भाई? तो फोटो खिंचाता रहे और मुंह में धूली लुई ऐसे लगा हुआ करके पानी से छिड़क के अब मर रहे हैं। डॉक्टर साहब का बीपी का मशीन खराब करके मंगवाते हैं, साहब वो बोल रहा है कि अब मरने वाले हैं ये। लेकिन गांधी जी जब भूख हड़ताल करते थे तो उनका हंगर स्ट्राइक आध्यात्म से जुड़ा हुआ था। पता है कि नहीं आपको? अब देखिए क्लास भी अगर नहीं खत्म होगा तो हमको दोष मत दीजिएगा, हम ठीक है कोशिश के तहत खत्म कर देंगे। अगर नहीं तो ठीक है, चलिए अगले इसमें तो हो ही जाएगा, है ना? थोड़ा पढ़ाने दीजिए, हमको इजाजत दीजिए आप। तो गांधी का जो हंगर स्ट्राइक था, जो भूख हड़ताल था, वो स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से जुड़ा हुआ घटना था। वो भूख हड़ताल किसी को डराने के लिए नहीं करते थे, बल्कि भूख हड़ताल अपने में सुधार करने के लिए करते थे। हमारे अंदर पाप इतना हो गया है जिसकी वजह से अंग्रेज ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। हमें तुम जीने का अधिकार नहीं दे सकते हो तो हमारे पास मरने का अधिकार सुरक्षित है। और जब उपवास हम रखेंगे तो हमारे शरीर का जितना भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो हमारे शरीर से निकल जाएगा और जो सकारात्मकता आएगी हमारे शरीर में, उससे जो मेरे चेहरे से तेज निकलेगा, वो तेज विरोधियों को मेरी बात मानने के लिए मजबूर करेगा। यह था गांधी का भूख हड़ताल का अध्यात्म। आप मानिए अथवा मत मानिए, गांधी ने साउथ अफ्रीका से लेकर के अहमदाबाद मिल मजदूर तक इस बात को मनवाया। क्या था अहमदाबाद मिल मजदूर में? जो अंबालाल साराभाई थे, बहुत बड़े कैपिटलिस्ट, जब इन्होंने कहा कि 35% जो प्लेग बोनस है उसको खत्म मत करो, जिस समय 16 में प्लेग बोनस दे रहे थे, 1896 में प्लेग बोनस दे रहे थे, अब नहीं दोगे तो महंगाई तो बढ़ गई है, तो इसको मर्ज कर दो महंगाई भत्ता में। मजदूर तुमसे ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, बढ़े हुए महंगाई की वजह से अपनी बढ़ी हुई मजदूरी मांग रहे हैं। अंबालाल साराभाई तैयार नहीं हुए तो साबरमती के तट पर आए गांधी जी। अब एक दिन धरना दिया, शाम में सब मजदूर भाग गए, जिसके लिए लड़ने आए थे वही भाग गया। तो गांधी को जनसंख्या पे भरोसा नहीं था, गांधी को अपने सिद्धांत पे भरोसा था। कोई रहे या नहीं रहे, सेकंड डे से वो हंगर स्ट्राइक में बैठ गए। भारत में पहला भूख हड़ताल गांधी का था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समर्थन में। अब जब बैठे वो, तो जैसे जैसे दिन गुजर रहा है तो धीरे धीरे मजदूर को शर्म आई तो आने लगे। लास्ट में अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन भी समर्थक हो गई गांधी जी के, और वो भी धरना स्थल पर आकर के बैठ गया। और फिर वही अंबालाल साराभाई ने आकर के माफी मांगी और कहा कि नहीं, हम मजदूरों को उसका हक देंगे। तो गांधी के पास कोई हथियार था, तो वहां वही भूख हड़ताल से उनके चेहरे पे इतना तेज फैला कि मैसेज दिया कि हमारी बात को मान लो। अंबालाल साराभाई ने मान लिया। यहां भी वही हो रहा है। पूना में जब भूख हड़ताल में बैठे तो हल्ला हुआ ये कि गांधी जी का अब अंतिम दिन आ गया है।
उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी ब्रिटिश शासन ने पूरी कर ली थी, लकड़ी उकड़ी मंगवा के रख लिया था और सुरक्षित उनको पहुंचाने का इंतजाम कर दिया था। लेकिन फिर एम.आर. जयकर और केलकर सामने आते हैं और जाकर समझाते हैं किसको, अंबेडकर को, कि देखो तुम जो अंग्रेजों से मिल करके हिंदुओं के बीच फूट डाल रहे हो तो ये ठीक नहीं है, तुमको क्या चाहिए? तो हरिजन उत्थान। तो गांधी का कहना है कि तुमको जितना सीट दिया गया है कॉमनल अवार्ड में 18%, हम 148 सीट तुमको देंगे, 18 सीट नहीं देंगे। हम हरिजनों का वास्तविक उत्थान चाहते हैं। तो बोला कि ये झूठ बात है, गांधी कभी भी 18 की जगह पर 148 सीट अनुसूचित जाति को नहीं देगा, तो एग्रीमेंट कर लो। तब ये जयकर और केलकर ने दोनों के बीच बात करवाई और वही पूना पैक्ट होता है। कॉमनल अवार्ड के खिलाफ में जो समझौता होता है, उस समझौते का आपको नींद आ रही है, उस समझौते को क्या कहते हैं? पूना पैक्ट, पूना एग्रीमेंट। ये पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। और इसमें जो समझौता था वो इस बात के लिए समझौता था, कि केंद्रीय विधानसभा में 18% नहीं बल्कि जितना सीट है, कितना सीट था? 375 था, अभी पढ़ाएंगे, उसमें से 148 हरिजन को दे देंगे हम, लेकिन एक शर्त के साथ कि पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर नहीं, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम्स के आधार पर नहीं, रिजर्व इलेक्टोरल सिस्टम्स के आधार पर देंगे, आरक्षित निर्वाचन प्रणाली के आधार पर देंगे। ये दो शब्द जल्दी बोल दिया, ये आप समझ गए कि इसको क्लियरिफाई कर दें। काची आप समझ गए, उल्टा सीधा। आप समझे क्या चीज? एग्जाम का बात निकाल दिए, इलेक्शन की बात हो रही थी, इलेक्शन में एग्जाम होता है, एमएलए और एमपी बनने की बात हो रही थी। हाँ, अरे भैया तो पब्लिक निर्णय करेगी कौन सही है कि नहीं है। तो सिलेक्शन पार्टी करेगी, जिसको खड़ा होना होगा, क्या आप कीजिएगा? तो फिर तो उस समय की जो पार्टी थी वो कर दी और की, ये कौन सवाल हुआ भाई? इसका नियम कानून यही बना कि 148 सीट जो एससी के उम्मीदवार है, उसमें से कोई जितनी जातियां, कोई जाति में से भी कोई खड़ा हो सकता है, इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता है, किसी दल से खड़ा हो सकता है। पब्लिक फैसला करेगी कि इतने एससी के उम्मीदवार में किस एससी का उम्मीदवार मेरा प्रतिनिधि करेगा। ठीक है, तो कहा क्या बता रहे थे आपको? हाँ, नहीं पूछे थे आपसे कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम और रिजर्व इलेक्टोरल सिस्टम्स, ये समझते हैं आप? पृथक निर्वाचन प्रणाली और आरक्षित निर्वाचन प्रणाली, जब समझते ही नहीं तो फिर आगे क्यों बढ़ रहे हैं? दो शब्द है, ये दो शब्दों बहुत टेक्निकल शब्द, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं। एक क्या है? पृथक निर्वाचन प्रणाली, सॉरी, इसका इंग्लिश होगा सेपरेट
इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है। और दूसरा है, इसको गांठ बांध के दिमाग में बैठा लीजिए, इसको आरक्षित निर्वाचन प्रणाली, यानी इंग्लिश होगा इसका रिजर्व इलेक्टोरल सिस्टम। अब शब्द से कोई किसी को द्वंद्व नहीं है कि क्या हमको समझना है। आपको ये दो बात समझनी है। अब बढ़िया से 2-3 बार पढ़ के बताइए कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसका अर्थ क्या है। बोलिए, आप फिर दिमाग लगाइए अपना, जरा देखें, आप भी लगाइए, बोलिए बोलिए। ये अलग करने के बारे में, किसको अलग करने के बारे में बोलिए ना, कुछ भी। हाँ, कुछ आप सही जगह पे पहुंच रही हैं। थोड़ा और यूज कीजिए दिमाग को। आप बोलिए ना, आप इतने खूबसूरत हैं। हाँ हाँ, सेपरेट का मतलब पकड़ लिए वो। सेपरेट या पृथक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ ये हुआ कि जो उम्मीदवार होगा वो अनुसूचित जाति का तो होगा ही, जो मतदाता होगा वो भी अनुसूचित जाति का होगा। अर्थात मान लिया गया जो हो गया, एक रिजर्व कंस्टिट्यूंसी अभी है ना भाई, तो अब जीतन राम मांझी खड़े हुए और वो मांझी जाति से है। 10-20 और एससी में गया में जातियां शामिल हैं, मान लीजिए आप। तो जो वोटर होता है यदि उसी जाति का, हम लोग नहीं वोट करते। क्यों? क्योंकि रिजर्व है, वो पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत है वो, तो उसमें हम लोग वोटर नहीं होते। तो ऐसा प्रणाली, जिस प्रणाली में ऐसा प्रणाली, अब दिमाग में बैठाइए सेंटेंस को, ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रणाली या ऐसा निर्वाचन प्रणाली, ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम जिसमें उम्मीदवार और मतदाता दोनों समान जाति के हों और दूसरी जातियों के, यानी अनुसूचित जाति के अतिरिक्त जाति का वोटर ना हो, उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिले, तो ऐसे प्रणाली को हम लोग पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम बोलते हैं। तो इससे समाज में बिखराव आता है। और रिजर्व्ड इलेक्टोरल सिस्टम्स यानी आरक्षित निर्वाचन प्रणाली का क्या अर्थ है कि सीट तो रिजर्व कर दिया गया एक जाति विशेष के लिए, लेकिन उस कंस्टिट्यूएंसी में जो भी वोटर्स हैं, मतदाता हैं, जो मताधिकार का शर्त को पूरा करते हैं, वो सभी के सभी उसका वोटर होंगे। इसका मतलब वो रिजर्व आदमी प्रतिनिधि सभी जातियों का करेगा। तो अभी के समय में यही सिस्टम हम लोग अपनाए हुए हैं। कौन सिस्टम? आरक्षित निर्वाचन प्रणाली। तो गांधी जी ने कहा कि हम सीट बढ़ा करके दे रहे हैं, लेकिन पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत नहीं, बल्कि आरक्षित निर्वाचन प्रणाली के तहत। और केलकर और जयकर ने तो कह ही दिया था कि आप हरिजनों का उत्थान चाह रहे हैं ना अंबेडकर जी, तो हाँ, तो कितना आप डिमांड कर रहे हैं? 18%। आपको हम लगभग 50% से के बराबर देने जा रहे हैं।
आपका यही ना है कि हमारा प्रतिनिधि संसद में नहीं होगा, और हमारी 18% आबादी है, 18% हमको चाहिए। गांधी जी आपको 50% देने जा रहे हैं, तब तो हरिजनों का उत्थान बहुत होगा, तो हाँ हो जाएगा, तो आप मान लीजिए आपको प्रतिनिधि भी ना चाहिए, लेकिन एक शर्त के साथ कि उसका वोटर हिंदुस्तान का सभी लोग होगा, वो प्रतिनिधित्व सबका करेगा। अब बोलिए गांधी जी ने कितना बड़ा काम किया, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने अपनाई, अपने अनशन के माध्यम से गांधी जी ने उस डिवाइड एंड रूल को धूल धूसरित किया कि नहीं, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से इस अवार्ड के घटना ने भी अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब साहब भारतीयों को अलग सुविधाएं देनी पड़ेगी, इसलिए कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी भी नहीं चला। तो ये सब वो घटनाएं थी जो घटनाएं 1935 के अधिनियम का परिवेश को तैयार कर रहा था। बात समझ में आई? अब देखिए जो अगला घटना है यानी 7वां, वो है लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अधिवेशन का जो इंग्लिश होता है उसको हम लोग सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SESSION। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस में के विचारों में ड्रास्टिकल चेंजिंग आया, क्रांतिकारी परिवर्तन आया। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1885 को, और उस समय से लेकर के 1905 तक कांग्रेस का जो विचार था, जो थॉट था, वो प्रो ब्रिटिश था, ब्रिटिश समर्थक था। कांग्रेस के जितना नेता थे, चाहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, बदरुद्दीन तैयब जी हो, या गोपाल कृष्ण गोखले हो, या रेन ऑफ वेल्थ किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी हो, जितने भी लीडर थे, सभी के सभी का एक विचार था कि अंग्रेज बुरे नहीं है, ब्रिटिश शासन बुरी नहीं है। वो सही काम इसलिए नहीं कर पाती है, भारतीयों के विरोध में कर देती है, कि उसको भारतीयों के समस्या की जानकारी ही नहीं है। अगर भारतीयों के समस्या से उन्हें अवगत करा दिया जाए तो फिर जो है वो उसको मान लेंगे और समस्या को हल कर देंगे। और उनका यह विश्वास, यह विचार निरर्थक भी नहीं था कि आपको, क्योंकि 85 के बाद आप देखिएगा कि बहुत सारे डिमांड भारतीयों का अंग्रेजों ने पूरा कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो 1892 का अधिनियम था, जिसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया और म्युनिसिपैलिटी या अन्य स्वायत्त शासित संस्थाओं से उसके लिए इलेक्शंस का प्रावधान कर दिया, प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया। तो उससे लगा कि नहीं, अंग्रेज अच्छे हैं। इसलिए 20 वर्षों का जो आरंभिक कांग्रेस का इतिहास है उसको हम लोग उदारवादी बोलते हैं, लिबरल बोलते हैं। लेकिन फिर 4 नेता पैदा होते हैं, बाल, पाल, लाल और घोष, जिन्होंने कांग्रेस की नीति को ही बदल दी। कहा कि नहीं, कांग्रेस का नीति भिक्षावृत्ति की है, भीख मांगने की है। अंग्रेज इतने अच्छे नहीं हैं। अगर अच्छे होते तो बंगाल का विभाजन क्यों करते? अगर अच्छे होते तो फिर कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में चेंजिंग क्यों करते? अगर अच्छे होते तो यूनिवर्सिटी एक्ट में चेंजिंग क्यों करते? ये सारे ये अच्छे होते तो अनुदंडात्मक कानून क्यों लाते? तो इस तरीके से बाल, पाल, लाल और घोष ने ये साबित कर दिया
कि अंग्रेज का गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा बर्थ राइट है, हम गुलाम नहीं रह सकते। और आगे कहा उन्होंने कि इसे हम लेकर रहेंगे, तो अर्थात ब्रिटिश सत्ता नहीं रहेगी तभी ना आप लेकर रहेंगे। तो ये उग्रपंथ का कांग्रेस में उदय होता है। और 5 से लेकर के 19 तक जो कांग्रेस का चरित्र था वो एक्सट्रीमिस्ट का था, यानी ब्रिटिश सत्ता को नहीं मानने का। लेकिन वैसे ही 19 में गांधी का जब पदार्पण कांग्रेस में होता है तो गांधी फिर जो रेवोल्यूशन चलाते हैं तो उसका मेन फोकस था कि भारत के सभी लोग राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाएं, तभी हम कुछ निर्णय ले सकते हैं। तो अभी तक गांधी के आने के बाद भी कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज नहीं हुआ था। सबसे पहला लीडरशिप जिसने पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट को कांग्रेस का के अंदर उठाया वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मद्रास में 1927 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मुख्तार अंसारी कर रहे थे। और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज्य का टोटल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हड़कंप मच गया, मतलब ये आप लोग क्या कर रहे हैं, तो नहीं इससे कम हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो गांधी जी ने बीच बचाव किया, बोला कि ठीक है, नियम ये है कि कोई भी डिमांड आप किसी से कीजिए तो उसको कुछ समय दीजिए। तो आपका डिमांड ये अंग्रेजों से है, अंग्रेजों कम से कम 2 वर्षों का समय दीजिए। तो पंडित नेहरू ने कहा 2 नहीं, हम 1 वर्ष देंगे। तो गांधी जी तैयार हुए कि चलो इस बीच में कुछ गिव एंड टेक कर लेंगे। तो वही 1 वर्ष गुजर गया और उसके बावजूद भी नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। तब गांधी जी मजबूर हो गए और खुद कांग्रेस का नेतृत्व 1929 में जवाहरलाल नेहरू के हाथ में कर दिया कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता आप करेंगे, आपको जो प्रस्ताव पास करना है वो कीजिए। तो वही रावी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को टोटल इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि एक निर्णय यह भी लिया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और पहला भारत का स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, 29 को नहीं, यहां पर कंफ्यूज कीजिएगा। अब उन साहब का जवाब दे रहे हैं कि देश वास्तव में आजाद 26 जनवरी को तो हुआ नहीं, 15 अगस्त को हो गया। तो 26 जनवरी की ऐतिहासिक तिथि को जीवित रखने के लिए हमने क्या किया कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था, कितनी खूबसूरत बात बोलने जा रहे हैं हम, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था उसको रोके रखा हमने 26 जनवरी के लिए, ताकि ये ऐतिहासिक तिथि हमेशा के लिए जीवित हो जाए और संविधान को लागू कर सकते थे 26 नवंबर को 1949 को। लेकिन हमने 26 जनवरी के तिथि की ऐतिहासिकता को जीवंत बनाने के लिए अपने संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अब ऐसे आप क्या बना रहे हैं? और जब संविधान दिवस होता है तो उसको गणतंत्र दिवस बोला जाता है, स्वतंत्र दिवस नहीं बोला जाता। हो गया? देखिए, जो सवाल था आपको जवाब दे दिया। इसके बाद क्लास के बाद जो पूछना होगा पूछिएगा। अरे तुम कहाँ दिमाग है, किसके चक्कर में पड़े हुए हो, पहले ही बताओ ना। कोई अच्छा से करो तब बुद्धि भी ठीक होगा। अरे है कौन, उससे मिलवाओ पहले, हम उसको चेक करेंगे ठीक है कि नहीं। अजीब लड़का है, आखिर गड़बड़ हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, ताल्लुकात अच्छे नहीं है। चलिए साहब टॉपिक पर आइए। तो इस तरीके से जो लाहौर अधिवेशन में टोटल इंडिपेंडेंस का
जो रिजोल्यूशंस पास हो गया, उसने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि अबर वाला जो अधिनियम हमको बनाना है वो ऐसा बनाना है कि इसमें दिखे कि भारत के लोग स्वतंत्र रूप से शासन कार्यों में भागीदार हैं। यही वजह है कि 1935 के एक्ट में प्रांतों में को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई, टोटल ऑटोनॉमी दे दी गई। यानी उसमें जो रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट 1919 के अधिनियम में थे, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और जितनी मिनिस्ट्री थी, जितना मंत्रालय था, वो सब के सब किसको दे दिया गया? भारतीयों को दे दिया। तो इस तरीके से ये 7 जो है परिवेश थे, जिन परिवेशों ने क्या बोलते हैं 1935 के भारत परिषद अधिनियम को निर्मित करने में परिस्थितियां बनाई और इन सभी का इफेक्ट, प्रभाव हम 1935 के अधिनियम के प्रावधानों में देखेंगे। समय पूरा खत्म हो चुका है, इसलिए जो प्रावधान है वो सोमवार के दिन पहले ही क्लास में हम लोग इसको हल करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।